हेलो एवरीवन, आज का आपका टॉपिक क्या है बताइए। देखिए, जो कि हम अब तृतीय खंड की बात कर रहे हैं, आपका चैप्टर नंबर 2 जो कि है विकास की अवधारणा एवं चुनौतियां, जिसमें आपकी जो पंचवर्षीय योजना है वो भी शामिल की गई है। तो देखिए, इससे आप एक बार सिलेबस पे देखिएगा। आप यहाँ पर आपका सिलेबस देख सकते हैं, जो कि चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 1 का जो आपका गद्यांश है उसकी वीडियो हमने डिस्कस कर चुके हैं ये टॉपिक पर। तो अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और जितनी भी आगे की पिछली जो वीडियो हैं और सिलेबस के हिसाब से आपकी जो तैयारी कराई जा रही है, तो आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट ओपन करके सारी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये जो चैप्टर नंबर 2 है आपका, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो विकास की अवधारणा एवं उसकी मुख्य चुनौतियाँ, तो ठीक है, इसमें क्या सारी चीज़ें दी गई हैं, जो है पंचवर्षीय योजना के विकास, समकालीन सामाजिक चुनौतियों एवं सरोकार। ठीक है, सरोकार। ठीक, तो देखिए, इससे कितने मार्क्स का आना है, आपका 10 मार्क्स का आना है। ठीक है, तो इसमें आपके 3 टॉपिक दिए गए हैं, इसे हमें कवर करना है। तो देखिए, हम पहले थ्योरी देखेंगे और थ्योरी के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चैनल पर बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा। सबसे पहले देखते हैं कि विकास की प्रकृति, एक्चुअल में विकास है क्या, जो आपके सिलेबस में दिया गया है। तो विकास की प्रकृति यह है कि विकास क्या होता है, बताइए। पहले आप बताइए कि विकास होता क्या है। देखिए, अगर हम किसी बालक की बात करें तो किसी बालक का विकास कैसे होता है, क्या क्या सारी चीज़ें होती है उसके विकास के तौर पर। तो आप देख सकते हैं कि उसमें अनेक तरीके के संवेगात्मक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है। ठीक है, तो अब विकास, अब ये हमने एक बालक की बात करी। ठीक है, ये बालक का विकास हो गया। पर जो सारी चीज़ें आपकी होती हैं, विकास कैसा, जैसे आप कोई कार्य कर रहे हो तो विकास किस तरीके से होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका दिया गया है कि विकास की प्रकृति, विकास दोनों दिशाओं में हो सकता है। यहाँ उन्नति की ओर भी चल सकता है और पतन की ओर भी चल सकता है। जैसे हम किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं, आप जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं, किसी बिजनेस को आपने चालू किया तो उसका विकास कैसे होगा, या तो वो उन्नति की तरफ चलेगा या फिर पतन की तरफ चलेगा, ये उसका विकास होता है ना। तो ये सारी चीजें आपको विकास के अकॉर्डिंग समझना है। अब देखिएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विकास की जो परिभाषाएं हैं, अलग अलग शब्दों में विकास की परिभाषाएं दी गई है, जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ये चीजें आती हैं। ठीक है, तो देखिएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि विकास की अवधारणा के उपयुक्त स्पष्टीकरण एवं प्रकृति के निरूपण से विकास की विभिन्न परिभाषाएं के शब्द स्पष्ट होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो है गिन्सबर्ग, जो कि इन्होंने दिया है विकास की परिभाषा। गिन्सबर्ग के अनुसार विकास परिवर्तन की बाह्य प्रक्रिया है जो किसी वस्तु में नवीनता उत्पन्न करती है और संक्रमण को निरंतरता में व्यक्त करती है। ठीक है, इन्होंने कहा है, वहां आप देख सकते हैं कि आगवर्ण और निमकॉफ की परिभाषा उन्होंने क्या बोला है विकास के तौर पर, कि यहाँ विकास एक निश्चित दिशा में होने वाला परिवर्तन है। ठीक है, इन्होंने ये कहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हर्वर्ड स्पेंसर की परिभाषा यहाँ है कि विकास तत्व का एकीकरण तथा उससे संबंधित गति, जिसके दौरान तत्व अनिश्चित समता से निश्चित समृद्ध विभिन्नता की ओर बदलता है। ठीक है, तो ये अलग अलग जो आपकी परिभाषाएं दी गई है, आप इसे ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इनके द्वारा जो परिभाषाएं रहती है एमसीक्यू के रूप में आपसे बिल्कुल पूछी जाती है। ठीक है, उसके बाद आप विकास की विशेषता देख सकते हैं कि जो है आपकी कि इच्छित एवं निश्चित दिशा, कैसे निश्चित दिशा हो सकती है। देखिएगा कि विकास के लिए आवश्यक है कि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया एक इच्छित तथा सुनिश्चित की ओर अग्रसर हो, चाहे वह उन्नति की ओर चले चाहे पतन की ओर। ठीक है, उसके बाद आप पॉइंट दे सकते हैं कि नियंत्रित प्रक्रिया, जो कि एक विकास है, परिवर्तन की प्रक्रिया नियंत्रित होती है। यही कारण है कि समाजशास्त्रियों ने विकास के नियोजन का पर्यायवाची रूप माना है। वहीं आप देख सकते हैं कि नैतिक मान्यताओं का निहित होना, मतलब जो विकास के साथ साथ सदैव नैतिक मान्यताएं अथवा सामाजिक मूल निहित होते हैं, जो आप देख सकते हैं कि उसी निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में परिवर्तन किया जाता है।
अब हम देखते हैं कि पंचवर्षीय योजना क्या है, जो कि आपके सिलेबस का है। ठीक है, थोड़ी सी थ्योरी समझते हैं। पंचवर्षीय योजना पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, क्योंकि पंचवर्षीय योजना क्या है, कितनी प्रकार की, ये पता नहीं होगा तो एमसीक्यू कैसे सही कर पाएंगे आप लोग, बताइए। तो इसलिए एमसीक्यू को जो थ्योरी है उसे जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखिए पंचवर्षीय योजना हर 5 वर्ष के लिए केंद्र सरकार द्वारा देश के लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए शुरू की जाती है। पंचवर्षीय योजनाएं केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम है। जो पंचवर्षीय योजना होती है तो ये सरकार द्वारा देश के लोगों के आर्थिक विकास के लिए शुरू की जाती है। ठीक, अब हम देखते हैं कि पंचवर्षीय योजना है क्या, ये कितनी है। तो देखिए पहली पंचवर्षीय योजना जो कि नेहरू जी ने 8 दिसंबर 1951 को संसद में पहली पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखिए पंचवर्षीय योजना तो आपके सिलेबस का ही पॉइंट है। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना है वो किसने प्रस्तुत करी थी, तो ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं उन्होंने पहली पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ किया था। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। ये आपसे एमसीक्यू के रूप में बिल्कुल पूछा जा सकता है कि पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी ने शुभारंभ इसका किया था, तो इसका उद्देश्य क्या था, क्यों किया था। तो आप देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। इस योजना का प्रारंभिक लक्ष्य क्या था, जीडीपी में, ठीक है, 2.1% की वृद्धि, परंतु उससे अधिक 3.6% की प्राप्ति के साथ यह योजना सफल हुई। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इस योजना के दौरान अन्य परियोजनाओं की भी शुरुआत हुई। जैसे कौन कौन सी चीजें आपकी, कि भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ब्यास परियोजना आदि। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी परियोजना थी उसे देखिएगा। देखिए जितनी भी परियोजना थी उसे समझना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि उसी से आपके जो टॉपिक की जो सिलेबस ही दिया गया है तो उसी से आपके सारे एमसीक्यू आना है। ठीक है, एमसीक्यू तो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी डिस्कस करेंगे ही, लेकिन पहले योजना समझ लीजिए, तो एमसीक्यू का आपको टेस्ट लगाना है और अपना आंसर देना है। ठीक है, वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चंस को अटेंड करना है। देखिए जो दूसरी है जो है पीसी महल नेबिस मॉडल पर आधारित इस योजना की शुरुआत कब की गई थी, 1956। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था आप बताइए, कि समाजवादी समाज की स्थापना करना। देखिए मेन पॉइंट याद रखिएगा इसके, क्योंकि ज़्यादा सारी चीज़ें आपको याद भी नहीं करना है। इससे कुछ ऐसा पूछ, मतलब जो योजनाएं हैं, देखिए पहली योजना किसके द्वारा की गई थी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उसका उद्देश्य क्या था ये याद कर लीजिए। दूसरी योजना क्या थी, इसका उद्देश्य क्या था, ये चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिए, बस इतनी की आपको ज़रूरत है। उसके बाद आप कुछ मेन पॉइंट इसमें देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई, किस योजना के द्वारा की गई थी बताइए, तो ये जो दूसरी योजना आपकी थी। ठीक है, पंचवर्षीय योजना है। उसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना क्या थी, देखिए तो ये थी कि 1961 से 66 के बीच इस योजना की शुरुआत 1961 में हुई थी। तो आपको सन याद रखना है, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत है कब की गई थी, तो आपके सामने 3 ऑप्शंस दिए जाएंगे, राइट आंसर आपका 1 होगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। अब ये जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, इसका उद्देश्य क्या था, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा अवस्था तक पहुंचाना। ठीक है, उसके बाद अब देखिए कि इस योजना का काल, अब देखिए ये भी बिल्कुल पूछा जा सकता है कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी इसका काल कितने सन तक था, तो ये था 1966 से 1969 तक। ठीक है, लगातार 2 असफल पंचीय योजना के बाद योजनावास काल में 3 वर्षीय योजना तैयार की गई। इस काल में जीडीपी में 3.8% की वार्षिक वृद्धि हुई। ठीक है, ये वृद्धि का याद मत रखिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें नहीं पूछी जाती है एग्जाम में। बस आपको याद रखना है कि कब शुरू की गई थी, इसका उद्देश्य क्या था और इसे किसने शुरू किया था। ठीक है, उसके बाद देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि आपके सामने दी गई है 1969 से 74 तक। ठीक है, 5 वर्ष में ये योजना बनाई जाती थी। योजना अवकाश के कारण यहाँ योजना देर से शुरू हुई। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि
स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भर की प्राप्ति, इसके साथ ही समाजवादी समाज की स्थापना। देखिए मेन इसमें है कि जो आपकी समाजवादी स्थापना है, ठीक है, समाजवादी समाज की जो स्थापना है वो चौथी पंचवर्षीय योजना के द्वारा की गई थी, ये इसमें याद रखने वाली बात है, ठीक है। उसके बाद आपकी पांचवी पंचवर्षीय योजना देखिएगा। देखिए वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक वीडियो पर बने रहिए क्योंकि ये सारी चीजें ही बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना जो कि 1974 से 78 तक थी, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं याद करने के लिए, ठीक है। देखिए इस योजना की शुरुआत कब की गई थी बताइए, तो 1 अप्रैल 1974 में हुई थी, ठीक है। उसके बाद इस परंतु अपने कार्यकाल में पूर्व ही 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने इसे समाप्त कर दिया, ठीक है। अब देखिए कि जो आपकी छठी पंचवर्षीय योजना है तो उसका क्या था, इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1980 को हुई थी और ये चली कब तक थी, 85 तक, ठीक। नेक्स्ट है, अब देखिए इसका उद्देश्य क्या था, तो गरीबी रोजगार में वृद्धि, पहली बार गरीबी पर विशेष जोर दिया गया था। सातवीं पंचवर्षीय योजना थी 1985 से 90 तक, इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल को की गई थी जो कि है 1985 में, ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या था देखिएगा, समग्र रूप से उत्पादकत्व को बढ़ाना और रोजगार के अधिक अवसर जुटाना। वहीं आप देख सकते हैं कि भोजन, काम और उत्पादन का नारा इसी योजना में दिया गया था। बिल्कुल याद रखिएगा कि जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई, ठीक। आठवीं जो थी 1992 से 97 तक चली थी, 1 अप्रैल 1992 को इसकी शुरुआत की गई थी। वहीं आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना इसके द्वारा की गई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। उसके बाद जो 9वीं है उसकी की गई थी 1 अप्रैल 1997, ठीक है। अब देखिए कि बिल्कुल याद रखने वाली बातें हैं, स्किप नहीं करना है वीडियो को, ठीक है। अब 10वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2002 को की गई थी, इसका उद्देश्य देश में गरीबी और रोजगार को समाप्त करना था, ठीक है। 11वीं जो कि है आपकी 2007 से 12 के मध्य 1 अप्रैल 2007 को हुई थी, ठीक है। उसके बाद आपकी जो आती है 12वीं जो कि लास्ट है, इस योजना 1 अप्रैल 2012 को हुई। देखिए टोटल 12 योजना थी। उसके बाद देखिएगा कि साल 2012, ठीक है, साल 2012 तक ये चली 17 से, तो 2012 में शुरू की गई और 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद साल 2014 में आई मोदी सरकार, ठीक है। 2014 में कौन सी सरकार थी, मोदी सरकार, तो पंचवर्षीय योजना बनाना बंद कर दिया गया और 12वीं पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। तो इससे बिल्कुल याद रखिएगा, ये आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को देखिएगा जो कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको संपूर्ण रूप से प्रोवाइड होती रहे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सारी चीजें तो ऊपर डिस्कस हो चुकी है, तो सभी लोग अपना राइट आंसर जरूर बताइएगा, कमेंट्स में टेस्ट लगाना है, ठीक है, क्योंकि टेस्ट का उद्देश्य है आपकी प्रिपरेशन कराना। किस प्रकार का नियोजन लंबी समय अवधि में होने वाले विकास का ब्लूप्रिंट होता है, सभी लोग आंसर दीजिए ऑप्शंस देखते हुए, आंसर दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि है परीक्षय नियोजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, बताइए। अभी हमने सारी पंचवर्षीय जो 12 पंचवर्षीय योजना है सभी का पूरा देखे हैं कॉन्सेप्ट, तो बताइए किस चीज पर आधारित थी ये, हेराल्ड डोमर, बताइए। ऑप्शन नंबर ए जो कि पहली पंचवर्षीय योजना थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में योजना अवकाश की अवधि थी, बताइए योजना अवकाश की अवधि क्या थी, सभी लोग आंसर दीजिए कमेंट्स में अपना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि है आपका 1966 से 1969 तक, ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन सा सामाजिक समूह पसंद के अनुसार होता है, बताइए, तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी स्वयंसेवी समूह। नेक्स्ट है कौन सी पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योगिक कारण पर आधारित थी, बताइए कौन सी थी, ऑप्शन नंबर ए जो कि दूसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के पहले 5 जो कि IITS खालिस्तान के दौरान आरंभ हुए थे, बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए पहली पंचवर्षीय योजना। उसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने हिसाब से एक बार और उसे पढ़ना जरूर, क्योंकि उससे ही सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। उसे जरूर पढ़ के जाइएगा एग्जाम में। नेक्स्ट है कि सामाजिक सुरक्षा में शामिल नहीं है, बताइए क्या चीज शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो कि दान, इसमें सामाजिक सुरक्षा में दान नहीं है, बाकी खाद्य, आर्थिक सहायता, लोक निर्माण, संपूरक आहार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट पूछा गया है कि सामाजिक अधिकारों में खालिस्तान शामिल नहीं होंगे, क्या चीज शामिल नहीं होंगे। तो ये इसमें नहीं होगा राजनीतिक तबके का संरक्षण। नेक्स्ट है केंद्र सरकार के विकास व्यय में खालिस्तान शामिल होता है, क्या शामिल होता है बताइए। ऑप्शन नंबर ए रक्षा व्यय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक नीति के उद्देश्य क्या है, बताइए। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी सामाजिक परिवर्तन, जीवन गुणवत्ता में सुधार और सामाजिक एकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सामाजिक समस्या का हल समाज सुधार एवं खालिस्तान में किया जाता है, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सामाजिक विधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चैनल पर बने ही रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चंस को अटेंड करना है। भारतीय संविधान में न्याय के पृथक रूप क्या है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और भावात्मक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल कम समय में ज़्यादा तैयारी करना है आपको, समय बहुत कम बचा है। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए, पूरा रिवीजन भी कराना है और संपूर्ण सिलेबस की आप लोगों की तैयारी भी करना है, ठीक है। भारतीय नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है, जिसके द्वारा पंचवर्षीय योजना चलाई जाती है। नेक्स्ट है कि नीति आयोग के सदस्य कौन है, ऑप्शन नंबर डी जो कि है आपके ऑप्शन उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखिएगा, सामाजिक बीमा खालिस्तान में शामिल है, क्या चीजें सामाजिक बीमा में। तो ऑप्शन नंबर डी जो कि है पेंशन, बेरोजगारी और अशक्तता, ठीक है। नेक्स्ट है कि सामाजिक सुधार में खालिस्तान शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है इसमें। ऑप्शन नंबर डी दान, जो कि अभी हमने ऊपर भी से देखा था। सामाजिक अधिकारों में खालिस्तान शामिल नहीं होंगे, बताइए। इस पे ऑप्शन नंबर आपका गए हैं ऑप्शन नंबर डी राजनीतिक तबके का संरक्षण। नेक्स्ट है कौन सा समूह विधि द्वारा बनाता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो कि है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है कि पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि जो मैंने आपको बताई थी कि इसे बिल्कुल देखिएगा, ये सारी चीजें आएगी। आप लोग आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर दीजिए इसका राइट। ऑप्शन नंबर बी 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत सरकार ने खालिस्तान में योजना आयोग स्थापित किया था, तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा मार्च 1950, ठीक है। तो देखिए ये रहे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ प्लस थ्योरी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियो आपको संपूर्ण रूप से प्रोवाइड होती रहे। थैंक यू।